हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फेस इक्विलिब्रियम के बारे में। ये फेस इक्विलिब्रियम टॉपिक का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सबसे पहले जो फेस इक्विलिब्रियम टॉपिक है उसकी शुरुआत होती है गिब्स फेस रूल से। गिब्स फेस रूल बेसिकली हेट्रोजीनस सिस्टम्स के लिए एक ऐसा रूल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऐसा सिस्टम जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ फेसेस इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन नंबर ऑफ फेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमें कम से कम वेरिएबल्स की ज़रूरत है उनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले गिब्स फेस रूल है क्या? गिब्स फेस रूल है F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। F यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मीन्स आपको कितने वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन जिनकी ज़रूरत है और जिनकी हेल्प से आप किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करोगे विदाउट डिस्टर्बिंग द नंबर ऑफ फेसेस। C यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट है और P यहाँ पे फेस है, नंबर ऑफ फेसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फेस क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम ड्राइव करेंगे गिब्स फेस रूल। सबसे पहले हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होंगे, क्योंकि हेट्रोजीनियस सिस्टम में सिस्टम की कंपोजिशन थ्रू आउट दी सिस्टम सेम नहीं होती। तो फेस क्या होता है? किसी भी ऐसे सिस्टम का वो वाला पार्ट जो अपने आप में क्या है, होमोजीनियस है, अपने आप में होमोजीनियस है, साथ ही साथ वो दूसरे पार्ट से एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री द्वारा सेपरेट हो रहा है। जैसे कि अगर हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करें तो दो इमिसिबल लिक्विड्स की जो इंटरफेस होगा, इंटरफेस पे आपको एक बाउंड्री नजर आएगी जो उन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर रही होगी ड्यू टू इंटरफेशियल टेंशन। दूसरा, वो वाला पार्ट फिजिकली या केमिकली दूसरे पार्ट से डिफरेंट होना चाहिए। तीसरा, अगर सिस्टम का वो वाला पार्ट दूसरे पार्ट से मैकेनिकल वे से क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। तो फेस किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम का ऐसा पार्ट होगा जो अपने आप में होमोजीनियस है और दूसरे पार्ट से वो एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री द्वारा सेपरेट है। दूसरे पॉइंट, फिजिकली या केमिकली दूसरे पार्ट से डिफरेंट होना चाहिए, और तीसरा पार्ट वो दूसरे पार्ट से मैकेनिकल वे से हम क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें, तब हम उसे बोलेंगे फेस। जैसे कि अगर आपके पास गैसेस का मिक्सचर हो तो गैसेस के मिक्सचर के अंदर आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, तो आपको उस सिस्टम के अंदर कोई भी डिस्टिंक्ट बाउंड्री नजर नहीं आएगी। तो अगर आपको कोई भी डिस्टिंक्ट बाउंड्री नजर नहीं आ रही तो वहां पे आपको नंबर ऑफ फेसेस 1 मिलेंगे और सारे फेसेस क्या होंगे, गैसेस होंगे। इसी तरह से अगर आप मिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करोगे वहां पे भी आपको कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नजर नहीं आएगी, वहां पे भी आपको नंबर ऑफ फेसेस 1 मिलेंगे और वो लिक्विड फेस होगा। अगर इमिसिबल लिक्विड्स को अगर आप मिक्स करोगे तो वहां पे आपको एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री मिलेगी इंटरफेस पे, तो 2 फेस मिलेंगे और दोनों के दोनों फेस लिक्विड फेस होंगे। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ फेसेस को। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अराइज होता है कि अगर आपके पास किसी सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ फेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें वाटर सिस्टम के अंदर आपको 3 फेस मिलेंगे, आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर्स, आपको 3 फेस मिलेंगे। अब 3 डिफरेंट फेसेस की अगर आपने कंपोजिशन को बताना है, डिस्क्राइब करना है कंपोजिशन को, तो उस कंपोजिशन को बताने के लिए आपको कितने कम से कम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जरूरत है ताकि आप हर एक फेस की कंपोजिशन को डिस्क्राइब कर सको। वो होंगे आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट बेसिकली क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल्स by means of which composition of each phase present can be expressed either directly or in the form of a chemical equation। तो अगर आप वाटर के सिस्टम में देखोगे 3 फेस आपके पास आएंगे और तीनों फेसेस की अगर आपने कंपोजिशन को डिस्क्राइब करना है तो आप सिंपली क्या यूज करोगे, H2O।
तो H2O सिस्टम क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम है। इसी तरह से सल्फर सिस्टम के अंदर आपको रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड सल्फर और सल्फर वेपर 4 फेस मिलेंगे। और इन चारों फेसेस की अगर आपने कंपोजिशन को बताना है तो आप उनके लिए यूज करोगे सल्फर S। तो ये भी वन कंपोनेंट सिस्टम है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम है, वो भी वन कंपोनेंट सिस्टम है। तो 3 वन कंपोनेंट सिस्टम आपके पास आ गए, वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम और CO2 सिस्टम। तो ये था डायरेक्ट मेथड। बट अगर आपका सिस्टम केमिकली एक्टिव हो तो उस केसेस के अंदर आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है। केमिकली एक्टिव सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे S - E - R। अब यहाँ पे जो S है वो है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन दी सिस्टम, E है जो इक्वेशंस जिनके थ्रू सिस्टम्स के अंदर इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और R है नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब सबसे पहले जैसे हम केस डिस्कस करें कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आएगा। अब इस केस के अंदर जो 2 फेस है आपके पास, एक सॉलिड और एक गैस। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे 3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि कोई आयन फॉर्म नहीं हो रहे। बट यहाँ पे एक इक्वेशन है जो इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास E1 आ गया, R 0 आ गया, तो आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे 3 - 1 - 0 दैट इज 2। तो कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनना, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, KCl NaCl वाटर सिस्टम का। सबसे फर्स्ट केस, अगर हम ये अज्यूम करें कि यहाँ पे कोई भी डिसोसिएशन नहीं हो रहा तो आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 3 है, KCl NaCl और वाटर। किसी तरह का कोई इक्वेशन नहीं जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ना ही कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की कंडीशन है, तो आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 आएंगे। उसके बाद अगर हम डिसोसिएशन का केस लेके चलें तो उस डिसोसिएशन के केस के अंदर अगर इन स्पीसीज की अमाउंट सेम नहीं है तो हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले KCl की डिसोसिएशन से आपके पास 2 आयन आएंगे, NaCl की डिसोसिएशन से भी 2 आयन आएंगे, और वाटर की डिसोसिएशन से भी आपके पास 2 आयन आएंगे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने बनेंगे, KCl 1, NaCl 2, वाटर 3, K + 4, Na + 5, Cl नेगेटिव दोनों में कॉमन है तो 7। तो इस वे से अगर आप काउंट करोगे तो ये देखोगे कि Cl नेगेटिव तो आपके पास कॉमन है, इसको हम 1 काउंट करेंगे तो टोटल जो स्पीसीज बनेंगे आपके पास वो बनेंगे 3 ये हो गए, उसके बाद 2 ये 5 और 2 7 और एक Cl नेगेटिव, टोटल आपके पास हो गए 8 स्पीसीज। अब जो इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है वो आपके पास 3 है, 1 2 3, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की जो रिस्ट्रिक्शंस आप इन स्पीसीज के लिए अप्लाई करोगे, तो इन KCl और NaCl के लिए एक होगी वाटर के लिए, तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो होंगी 2। तो आपके पास जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आएंगे 8 - 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 कंपोनेंट सिस्टम है। बट अगर KCl और NaCl की अमाउंट इक्वल हो तब आपके पास एक और रिस्ट्रिक्शन आएगी कि K पॉजिटिव इज इक्वल टू Na पॉजिटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव तो हम इक्वल अज्यूम कर ही चुके हैं। तो एक रिस्ट्रिक्शन और आते ही आपके पास जो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 3 हो जाएंगे। तो आपके पास जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आएंगे 8 - 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो अगर अमाउंट इक्वल होगी तो 2 कंपोनेंट सिस्टम है, अगर अमाउंट इक्वल नहीं है तो 3 कंपोनेंट सिस्टम है, और अगर कोई डिसोसिएशन नहीं हो रही तब भी ये 3 कंपोनेंट सिस्टम है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो NaCl KCl सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है NaCl की जगह अगर हम चूज कर लें NaBr, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अंदर एक पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा
कि NaCl और सॉरी NaBr और KCl की रिएक्शन से दो स्पीसीज और अराइज होंगे, तो ये स्पीसीज बनेंगे KBr प्लस NaCl। तो अगर इस केस में अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज का जो काउंट होगा वो कितना होगा, पहले अगर कोई डिसोसिएशन नहीं हो रही, KCl NaBr KBr और NaCl 4 स्पीसीज, तो ये हो गए, एक हो गया वाटर, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आपके पास आ गई 5। दूसरा, जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट वाली इक्वेशन है ये वाली, वो होगी 1। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, R हो गया 0, तो कंपोनेंट्स का नंबर आएगा 5 - 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये 4 कंपोनेंट सिस्टम है। सेकेंडली, अगर डिसोसिएशन को हम अज्यूम करें तो KCl की डिसोसिएशन का केस सेम रहेगा, NaCl की डिसोसिएशन का केस सेम रहेगा। अब दो केस और अराइज हो जाएंगे, एक अराइज हो जाएगा NaBr की डिसोसिएशन का केस, और एक केस आपके पास अराइज हो जाएगा डिसोसिएशन ऑफ KBr, K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज काउंट करोगे तो KCl 1, NaCl 2, वाटर 3, NaBr 4, KBr 5। उसके बाद K पॉजिटिव दोनों केस में सेम है, तो इनकी जगह एक ही काउंट होगा ये, तो ये हो गया 6। फिर Cl नेगेटिव कॉमन आ गया, ये हो गया आपके पास 7। Na पॉजिटिव भी कॉमन है, आपके पास आ गया 8। उसके बाद जो स्पीसीज बचेंगी, तो अगर उनका टोटल नंबर देखें हम, तो वो आएगा आपके पास 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9, Na पॉजिटिव हम काउंट नहीं करेंगे, 10 11 और K पॉजिटिव काउंट हो चुका है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आपके पास आएंगी 11। अब जो इक्वेशन इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है वो होगी 1 2 3 4 और 5। अब जो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे हम, एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आयंस के लिए और एक वाटर के लिए, दो होंगी वो, तो आपके पास कंपोनेंट्स का नंबर आएगा 11 - 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 4 कंपोनेंट सिस्टम। अगर नेक्स्ट केस हम अमाउंट को इक्वल करें KCl और NaBr की, तो आपके पास दो रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। पहले केस में जैसे दो रिस्ट्रिक्शंस थी, इस केस के अंदर आपके पास एक तो हो जाएगा K पॉजिटिव की अमाउंट Na पॉजिटिव की इक्वल, और दूसरा Cl नेगेटिव की अमाउंट Br नेगेटिव की इक्वल। और एक वाटर के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए कंडीशन अप्लाई होगी, तो टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आपके पास आएंगी 3। तो इन 3 की रिस्ट्रिक्शंस की अगर वैल्यू को आप यूज करोगे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विल बी 11। इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो 5 है इक्विलिब्रियम को, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस आपके पास 3 है, तो अगर आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट आपके पास आएगा 3। तो इस वे से हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। फेज को हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफाइन करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और डेरिवेशन करेंगे गिब्स फेस रूल की।